तो आज हमारी इस ML बूट कैम्प की 5th क्लास है। एंड हमारी आज क्लास का जो मेन टॉपिक है आज की क्लास में वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करता जाऊँगा कि स्टैटिस्टिक्स हम के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं इनिशियल लेवल के ऊपर जो हमें लाजमी पता होना चाहिए जब हम मशीन लर्निंग के अंदर काम कर रहे हैं और उसको या डेटा साइंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो उसके मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहले हम स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। तो बेसिकली ये करता क्या है, इसके अंदर हमारे पास जितना भी हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया होता है उससे एक पर्टिकुलर हम डिस्क्राइब करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। हम कोशिश करते हैं रिपोर्ट्स बनाने की कि हम नेचर्स के कॉन्सेप्ट्स को और नेचर में क्या कहना चाहिए कि हमें जो पेश आने वाले वाक़यात हैं उनके अंदर कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करके उनको एनालाइज कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के हवाले से हम देख सकते हैं, कोविड का एनालिसिस किया जा सकता था और किया भी है गया है कि कोविड कहाँ-कहाँ किस रीजन में पर्टिकुलरली हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कहाँ कम हुआ है। और ये तक प्रेडिक्ट किया गया था कि कोविड होने के चांसेस किसको ज़्यादा होंगे या कहाँ ज़्यादा मज़ीद हो सकता है। तो ये सब किस चीज़ का कमाल था? ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का कमाल था जिसके अंदर आपने डेटा को गैदर किया, उसके ऊपर एनालिसिस किया और फिर उसकी बेसिस पे आपने इन्फरेंस दिया। अब इन्फरेंस क्या होता है ये मैंने प्रॉपर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन लिखी, उसमें बताता चलता हूँ। स्टैटिस्टिक्स की बात क्लियर है? वैसे स्टैटिस्टिक्स क्या है? Yes. ओके, देन स्टैटिस्टिक्स के बाद हम आप आते हैं तो हम डेटा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास कम्प्लीटली जो काम है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं वो डेटा के ऊपर। अब वो डेटा किस किस्म का है, यहाँ पे हम लोगों के पास डेटा बहुत टाइप्स का हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है और इस कैटेगोरिकल टाइप का डेटा हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा की टाइप्स लिखी हुई। डेटा टाइप्स के हवाले से क्या है? डेटा आर इंडिविजुअल पीसेस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड एंड यूज फॉर पर्पज ऑफ एनालिसिस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि कोई भी फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम यूज़ कर रहे हैं किसी अपने पर्टिकुलर टास्क के लिए। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा डिफाइन किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनल डेटा। बेसिकली ये लेबल डेटा होता है आपके अंदर, जिसमें मैंने लास्ट के अंदर इसमें एग्जांपल भी गिवन है कि मेल और फीमेल। ये एक टाइप का कैटेगोरिकल डेटा है। पहले आप इसको देखें, ये एक कैटेगोरिकल डेटा है जिसके अंदर हम लोग इस तरीके से डिस्टिंग करते हैं कि नॉमिनल कहलाएगा कि मेल और फीमेल, हम लेबलिंग करते हैं पर्टिकुलर कैटेगरीज। ये है नॉमिनल डेटा। अब कोई कहेगा कि इसमें ऑर्डिनल डेटा में भी हम लोग किसको यूज़ करते हैं, इसमें इस टाइप के नॉमिनल टाइप्स के डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हम लोगों के पास जो डेटा टाइप आती है वो पर्टिकुलरली ऑर्डिनल डेटा आती है। इसकी एग्जांपल ऐसे हो जाएगी जैसे आपने फॉर्म्स सबमिट किए होंगे, उन फॉर्म्स के अंदर होगा स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, इस टाइप की जो कंडीशंस हैं और इस टाइप के जो फॉर्म्स आते हैं आपके पास। तो ये जो डेटा जिस उसमें गिवन होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है वो कैटेगरी ही एक, लेकिन वो एक ऑर्डर के अंदर की कैटेगरी है, तो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, देन Yes, इसके sir. बाद है हमारे पास डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा only integer, या discrete data is count that involves only integers। इसके अंदर जिसमें इंटीजर वैल्यूज हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 स्केलिंग के लिए या मल्टीपल टाइप्स के लिए, तो हम सिंपल उसको डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। आपके पास इंटीजर वैल्यूज जो होती हैं, ठीक है, इसकी रीडिंग आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, यू कांट काउंट 1.5 किड्स। जैसे कि हम एक डिस्क्रीट में हम काउंटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है, किसी चीज़ की काउंटिंग कर रहे हैं जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस और नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये डिस्क्रीट है। इसको मजीद हाफ के अंदर या क्वार्टर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट या नहीं किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर है 1.5 किड्स। तो इस टाइप का जितना भी डेटा होता है ये कंटिन्यूस की कैटेगरी में लाई करता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है। तो हमारे पास तमाम ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं उसके हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल गिवन है जैसे कि अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, हाइट ऑफ अ चिल्ड्रन, या फिर हम वेट कह सकते हैं इसके अंदर।
ठीक है। इस टाइप की जितनी भी चीज़ हो गई, BMI हो गया, आपका बॉडी मास इंडेक्स हो गया, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ कंटिन्यूस डेटा के अंदर लाया करती हैं। मैं आगे मूव करूँ फिर, अगर ये क्लियर है। Yes, sir. कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो, अगर मेरी पेस थोड़ी तेज़ लग रही हो तो आप रोक सकते हैं, थोड़ा मुझसे सवाल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। यहाँ पे दो ब्रांचेज जैसे और भी होती हैं और उसकी क्लासिफिकेशन बहुत है, लेकिन हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जब बात आती है तो हमारे पास जो वर्ड यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मीन्स डिस्क्राइब से रिलेटेड है। ये डिस्क्राइब से रिलेटेड है, तो जब ये बेसिकली डिस्क्राइब क्या करता है, डिस्क्राइब करता है डेटा की नेचर को। हम डेटा के हवाले से कुछ ऐसे एजम्पशन, कुछ एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू से हम ऐसे एजम्पशन निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी कंट्री के अंदर पाकिस्तान की एवरेज सैलरी इनकम कितनी है, एक पर्सन, मिडिल क्लास पर्सन। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है, कोई भी एवरेज सैलरी इनकम जो है वो हमें बता देगी। हमारे पास मिडिल क्लास के अंदर की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एक बंदे, तमाम जो मिडिल क्लास के आपके पास पाकिस्तान में हैं, उनकी इतनी इतनी एवरेज सैलरी है। हो सकते हो अप डाउन हो, लेकिन एवरेज के तौर पर उतना है। ठीक है। या फिर यहाँ पे हमारे पास किसी तरह मीडियन हो सकता है। ठीक है, हमारे पास उसका मॉड हो सकता है। मीन मीडियन मॉड से तो आप लोग फेमिलियर हैं वैसे। यस। हाँ, मीन मीन अच्छा, मुझे कोई बता दे कि मीन मीडियन मॉड है क्या। इंटरेक्टिव बनाना है सेशन, कोई एक भी। व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मॉड? सर मीन एवरेज, मीडियन मिडिल वैल्यू होती है और मॉड हाईएस्ट अक्रेन। बिल्कुल। बात समझ आई इन जनाब ने की है अभी? जी सर। ठीक है। तो मीन बेसिकली एवरेज वैल्यू है किसी भी चीज़ की। मीडियन आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर सेंट्रल वैल्यू जो आएगी, सेंटर के अंदर जो वैल्यू लाया करेगी। और मॉड वो वैल्यू जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे मेरे पास 1 2 3, मैं थोड़ा सा है ना दिखा देता हूँ ताकि और सबके लिए। 1 2 3 4 5 4 6 4, इसमें से मुझे बताएगा मॉड क्या है? 4। बिल्कुल, इसमें मॉड मेरे पास 4। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल थी कि जो डेटा को समराइज कर दे एक मीनिंगफुल वे में। तो वो तमाम स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की साइट पे लाए करते हैं सारे। देन सेकंड है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल से मुराद बेसिकली इन्फरेंस करना या किसी चीज़ के ऊपर कंक्लूड करना या प्रोडिक्ट करने से हम लोग लेते हैं कि हमें प्रोडिक्शन करनी है किसी चीज़ की मदद से। प्रायर हमारे पास कोई नॉलेज होगी, उस नॉलेज बेस के ऊपर हमने रख के कोई हमारा प्रोडिक्शन करनी है आने वाले टाइम के अंदर कि इस तरीके से हो सकता है, या डिस्क्रिप्शन करनी है जो डिस्क्राइब कर सके। फॉर एग्जांपल, हमने लास्ट क्लास में लीनियर रिग्रेशन देखा था। अब जो लीनियर रिग्रेशन है वो एक टाइप का इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मॉडल होगा। वो इसलिए क्योंकि वो कुछ प्रायर डेटा की बेसिस पे, उसके इन डेप्थ हम मैथमेटिक्स के अंदर नहीं गए थे क्योंकि उसके अंदर भी कोवेरिएंस और वेरिएंस के कॉन्सेप्ट जो स्टैट्स के हैं वो यूज़ हो रहे थे कैलकुलेशंस के लिए, जो उसके स्लोप और इंटरसेप्ट। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपकी ऐसी ब्रांच जो आपके तमाम पॉपुलेशन के हवाले से आपके पास जो डेटा मौजूद है उसके ऊपर रख कर आपको इन्फ्लुएंस या किसी किस्म की प्रोडिक्शन कर सके। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी आप इसको पढ़ सकते हैं। एनी ग्रुप ऑफ डेटा विच इंक्लूड ऑल डेटा यू आर इंटरेस्टेड इन नॉन एज पॉपुलेशन। ओके, अच्छा, पॉपुलेशन डेटा एंड सैम्पल डेटा, इसके हवाले से भी मैं बताता हूँ। जब आपके पास तमाम पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे हम लेते हैं पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, हमें लेना था कोविड का टेस्ट। अभी जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के सिनेरियो में हमारे पास आ रहे थे इंडेक्सेस के, इतना परसेंटेज इस सिटी के अंदर है, इतना परसेंटेज इस सिटी के अंदर है। तो और प्रोडिक्शन आ रही थी कि इतना ज़्यादा हो सकता है, इतना कम हो सकता है। अगर हम वो सोचें तो क्या वो आप
ये मेरा आपसे सवाल है, क्या वो तमाम कराची सिटी के अंदर रहते हुए क्या वो तमाम लोगों का लिया गया होगा, टेस्ट किया गया होगा, तब जाके उन्होंने कहा कि इतना परसेंटेज है? क्या ये बात है? नो उन्होंने क्या किया? सर, सैंपल लिया होगा। बिल्कुल, कुछ लोगों को लिया और उसके ऊपर उसको हमने कहा कि वो सैंपल स्पेस है हमारा, रैंडम। और उस रैंडम सैंपल के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, हमने कोविड के टेस्ट किया और कोविड के टेस्ट की पॉजिटिविटी जितनी आई तो उस पर हमने इन्फ्रेंस कायम किया, एक कंक्लूजन निकाला और उसमें प्रेडिक्शंस निकाली कि हो सकता है कि हमारे पास जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इसमें इतने परसेंटेज फैल गया वो आपका कोविड, लेकिन वो कभी भी एक्चुअल नहीं हो सकता, उसके अंदर फिर भी अनसर्टिनिटी है मौजूद। जैसे कि हमने लास्ट टाइम लीनियर रिग्रेशन की अनसर्टिनिटी ऐसे देखी थी कि जब हम एरर कैलकुलेट कर रहे थे, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्शन, वो जो एरर था वो बेसिक अनसर्टिनिटी थी उस मॉडल के अंदर जो आ रही थी हमारे पास ड्यूरिंग इन्फरेंस। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? या और मैं इसको Yes, sir. मजीद डिफाइन करना है? चलिए ठीक, चलिए हम थोड़ा सा डेटा सेट से भी काम कर लेते हैं। इन लाइब्रेरी से आप फेमिलियर हैं, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब एंड सीमो। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायबिटीज का डेटा सेट लिया है और इसको यूज करते हुए हम थोड़ी सी आज स्टैटिस्टिक्स समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है, तो इन तमाम कॉलम्स के हवाले से इसकी इंफॉर्मेशन आ गई है कि नॉट नल कितने हैं, टोटल एंट्रीज कितनी है मेरे पास। शेप से तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास टोटल रॉस कितनी है और टोटल कॉलम्स कितने हैं। 9 कॉलम्स हैं डेटा सेट में और 768 रॉज हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये तमाम चीज़ें हमें बता रही हैं इसके हवाले से कि इसकी डेटा टाइप्स क्या हैं एंड सेकंड कि इसमें नल है या नहीं है। लेकिन क्योंकि नॉन नल आ रहा है सब जगह और ये देखिए 768 दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें एक भी नल वैल्यू नहीं है किसी भी कॉलम के अंदर। लास्ट टाइम हमने ये यूज किया था df.describe का मेथड। df.describe क्या कर रहा है, ये कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स या मैं कहूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करके दे रहा है यहाँ पर। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला तो सबसे बेसिक हो गया काउंट, कि नंबर ऑफ रॉज कितनी है आपके पास, दैट इज 768। ठीक है, मीन कितना है आपके पास, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर का मीन है 69.10। ठीक है, कि ब्लड प्रेशर जो एवरेज है पीपल के अंदर वो 69 पॉइंट के है। स्टैंडर्ड डेविएशन से मैं नीचे आता हूँ, पहले मिनिमम और मैक्सिमम, और ये परसेंटेजेस हमें बता रही है कुछ एक कॉन्सेप्ट है क्वांटाइल का। ये दो कॉन्सेप्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बताता चलूँ, मैंने इसके लिए पूरा है ना आर्टिकल था, वो आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके अंदर इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, वो मैं शेयर भी कर दूंगा। वैसे आर्टिकल शो हुआ? जी sure. हो गया। ये मैं वहाँ पर क्लास में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले मीन का आप लोगों को कॉन्सेप्ट है, मैंने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट ये दिया था कि मीन से आप कितना आगे या पीछे, नेगेटिव या पॉजिटिव हैं। ठीक है, कितनी वैल्यूज आगे हैं और कितनी वैल्यूज पीछे हैं, सेंट्रल वैल्यू से आपकी। तो बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है। आप किसी रूम के अंदर आप लोगों को बिठाया गया है, क्लासरूम के अंदर। ठीक है, अब क्लासरूम के अंदर एक क्लासरूम के अंदर डिस्टेंसेस हैं स्टूडेंट्स के दरमियान, कुछ किसी के दरमियान में 2 फीट का फासला है, किसी के दरमियान में 3 है, 4 है। ठीक है, अब पहले मैं इन सब का एवरेज निकालूंगा और एवरेज निकाल के मैं एक वैल्यू दूंगा जिसको मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन के। हर एक स्टूडेंट के दरमियान में जो है फासला मीन से सेंट्रल वैल्यू से आपका वो 2 है, फॉर एग्जांपल 2 है या 3 है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है,
स्प्रेड, इससे हमें पता लग जाता है पहली बात, ये स्प्रेड आउट ऑफ नंबर्स आर, ये स्प्रेड बता देता है हमारे पास कि कितना हमारे पास डेटा सेट फैला हुआ है। हर एक पॉइंट पे मैं आऊँगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये इतना दूर है, ये इतना दूर है। किसी भी पॉइंट को आप अगर इंडिविजुअल उठाएंगे ना, और मैं आपको बोलूँगा कि कितना स्टैंड डेविएशन की वैल्यू, फॉर एग्जांपल वही थी क्लासरूम की एग्जांपल है, और मैं बोलूँ कि स्टैंड डेविएशन 2 है, 2 फीट है, तो मैं रैंडमली कोई स्टूडेंट उठाता हूँ और उससे उसके नेबरहुड में पूछता हूँ कि कितना डिस्टेंस है आप दोनों के दरम्यान में, तो मैं क्या बता सकता हूँ स्टैंड डेविएशन की वैल्यू से, क्या मतलब अखज होगा। बात वैसे सवाल समझ आया मेरा? रिपीट कर दी। सवाल मेरा ये है, पहले तो स्टैंड डेविएशन क्या है कि आपको स्प्रेड के हवाले से पता लगता है कि आपका स्प्रेड कितना है, ठीक है, मीन से। जो मीन वैल्यू है ना आपकी, मैंने ये कहा कि क्लासरूम में सब बैठे हैं और सबके दरम्यान में डिस्टेंसेज है, मैंने एक एवरेज कैलकुलेट किया फॉर एग्जांपल, वो एवरेज हमारे पास 3 आया, ठीक है। और फिर एक मेरे पास वैल्यू है जिसको मैंने कहा स्टैंड डेविएशन, जो कि मुझे ये बता रहा है कि कितना पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर कितना फासला है, ठीक है। एक किसी भी रैंडम पॉइंट को अगर मैं उठाऊं और मैं कहूं कि इसके दरम्यान इससे कितना फासला है, मेन से कितना फासला है, कितना स्प्रेड हुआ हुआ है डेटा, फैला हुआ है। मैं ना इसको नीचे दिखा देता हूँ, शायद ये अभी समझ नहीं आ रही। अभी ये देख लें, एग्जाम्पल है ना, यहाँ पर हाइट्स ऑफ डॉग्स हैं इन मिलीमीटर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमने उसका एक मीन कैलकुलेट किया है सबसे पहले कि एवरेज हाइट जो है डॉग की वो 394 है। ये डेटा है हमारे पास, सैंपल डेटा है, उसका हमने मीन कैलकुलेट कर लिया 394। हम नीचे आते हैं, अब हम जब इस 394 को देखेंगे तो हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं पहले वेरिएंस का चलन जिक्र करते जाएं। वेरिएंस का फॉर्मूला आपने ऊपर देखा होगा, मैंने अगर दिखाया था, वेरिएंस का नहीं, इधर लिखा हुआ फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का लिखा हुआ। अच्छा, मैं वेरिएंस का फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये देखें वेरिएंस का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल डेटा पॉइंट माइनस मीन एन माइनस वन। एन माइनस वन से मुराद ये हो गया कि हमारे पास जब सैंपल स्पेस का डेटा, यानी हमारे पास सैंपल है पूरी पॉपुलेशन में, तो एन माइनस वन यूज करेंगे नीचे, और अगर हमारे पास पूरा पॉपुलेशन है तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन बेसिकली डिनोट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास वो कितनी होंगी, एन होंगी, ठीक है। वेरिएंस हमारे पास बता क्या रहा है, वेरिएंस हमारे पास सिंपली ये बता रहा है कि हमारे पास डेटा कितना स्प्रेड है, ठीक है, कितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है हमारे पास रीजन के अंदर। हमारे पास ये वैल्यू वेरिएंस की बताती है ओवरऑल स्प्रेड पूरे डेटा की। लेकिन अगर हम इसी फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट से ये वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और ये देखें 147 एक वैल्यू आ रही है हमारे पास। और ये हम इससे क्या एग्जाम्पशन ले सकते हैं, इससे एग्जाम्पशन ये ले सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरम्यान में जो एवरेज डिस्टेंस है वो 147 है। नाउ वी कैन शो व्हिच हाइट्स आर विद इन वन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मीन। हमने मीन ड्रॉ किया है, ठीक है। मीन से हमने देखा है कि किस पॉइंट के अंदर मीन के करीब करीब कौन है, सही है, कि 147 का डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया कि 147 की हाइट ज़्यादा है एक डॉग के लिए। हमने मीन हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारा मीन क्या आया था, मीन था 394, 394 हमारे पास मीन है, ये रहा मीन की लाइन। अब मीन से मेरे पास कोई दूसरी हाइट पर्टिकुलरली जो 147 है, वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है हमसे, इसका मतलब ये हुआ। और जो नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, पॉजिटिव में मुराद उससे ज़्यादा होगी वैल्यू, और नेगेटिव में उससे कम होगी। तो इससे हमें एक चीज़ पता लग जाती है, हमें एक रीजन पता लग जाता है जिसके अंदर हमारी ज़्यादातर वैल्यूज लाई कर रही होती है। इसका नाम नहीं देखिएगा, लेकिन है ना, मैं एक इमेज हमारे पास इससे ना डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए अच्छा रहेगा।
ये नजर आ रहा है आपको? अरे, नजर आ रही पिक्चर? जी नजर आ रही है। अच्छा, वैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आ रहा है या समझ नहीं आ रहा? क्लियर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। बाकी सबको भी? यस। यस सर। चले सही है। फिर भी मैं थोड़ा सा इसको और, ताकि ना इसकी इंट्यूशन अच्छी तरीके से बैठ जाए, ताकि फिर बार बार इसको रिवाइज नहीं करना पड़े इस कॉन्सेप्ट को। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोगों ने, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन पता लग जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मीन जो है वैल्यू का 0 है, यहाँ पे मैं मीन की जगह उसको अज्यूम कर लेता हूँ कि वो 394 है। पॉजिटिवली गया मैं 147 प्लस किया, मीन्स 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। नेगेटिव माइनस किया, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव। 2 दफा प्लस किया, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 टाइम माइनस किया, 2 स्टैंडर्ड। तो इससे देखने आप क्या पता लग रहा है कि मोस्टली हम इससे एक चीज एजम्पशन ड्रॉ कर सकते हैं कि मोस्ट हमारे पास जो रीजन है, जो जिसके अंदर हमारे पास वो वैल्यू सारी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की लाई करती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो मीन से डिस्टेंस होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। देखें, समझ आ रही है ये वाली बात? आपने ज्यादातर पता लगा लिया कि किस रीजन के अंदर वैल्यूज आपकी लाई कर रही है। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव के अंदर। क्लियर है ये बात? यस। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी है वैसे, ये आप लोग पढ़िएगा। जी स्कोर का कॉन्सेप्ट अच्छा है जब हम आउटलायर डिटेक्शन की तरफ जाते हैं। सही है। वेरिएंस हो गया आपका स्टैंडर्ड वेरिएंस ओवरऑल के लिए बात करते हैं जब हम, ठीक है। और मेन वेरिएंस जब हम ओवरऑल की बात करें तो वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एंड जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप बात करते हैं कि मीन से एवरेज में डिस्टेंस कितना आ रहा है, मीन से अगर हम ड्रॉ करें तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे, बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। देखिए अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद क्वांटाइल वाले कॉन्सेप्ट। क्वांटाइल का कॉन्सेप्ट किसी को है वैसे? क्वांटाइल्स होते क्या हैं? क्वांटाइल्स यही होता है ना कि आपका जो डेटा है उसका अगर मैं उसका क्वार्टर्स बना दूं तो वो बता देता है कि भाई 25% डेटा आपका इस वैल्यू तक लाया करता है एंड देन 50% ना, इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है क्वांटाइल का। बिल्कुल। बात समझ आई इन्होंने जो की? यस। जब मैं फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइट का डेटा सेट है, ठीक है। आपके पास हाइट्स है। अब आप रेंज में आपके पास मल्टीपल टाइप्स की हाइट आ रही है। फॉर एग्जांपल मिलीमीटर्स के अंदर नहीं, फीट्स के अंदर आ रही है। 4 फीट है, ठीक है, और 5.5 है, 5 है। तो ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अब इन वैल्यूज़ की ड्रॉ होंगी, ठीक है। मैं इसमें बोर्ड खोल देता हूँ ताकि और आसानी से, ठीक है। अब मेरे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ होगी इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ होगी। अब इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ हुई है हाइट की डेटा सेट है, ये मेरे पास हाइट की वैल्यू है, ठीक है। ऐसी कोई भी 3 रीजन इसके अंदर की ऐसी वैल्यूज जो इसको इक्वल पार्ट्स में, ये जैसे कि अब मेरे पास मैंने 3 वैल्यूज ड्रॉ की, तो ये कितने इसमें तोड़ देंगे, इसको कितने पार्ट्स में तोड़ देंगे 3 वैल्यूज, कितने पार्ट्स में टूट रही चार है? में। 4 में टूट रही है, ठीक है। तो क्वांटाइल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि क्वांटाइल्स जो है वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम ड्रॉ करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसके जिसके थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये बता सकते हैं कि वो वैल्यूज, वो पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन कर देती है कि उससे कम या उससे ज़्यादा के अंदर कौन सी रीजन की वैल्यूज हैं, कुछ किस, यानी वैल्यूज किस टाइप की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर 3.5 फीट होता, ठीक है, इस वैल्यू पे, तो ये 3.5 फीट मुझे ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाएगा। अगर मेरे पास मैं 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो वो क्वार्टाइल है। अगर मैं
10 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो डिसाइल है, और अगर मैं 100 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या कहलाएगा? परसेंटाइल कहलाएगा, बिल्कुल ठीक है। देन परसेंटाइल। अब मेरे पास 3.5 एक वैल्यू है, इस वैल्यू को उठाया हमने और इस वैल्यू से हमने ये एजम्पशन हम बता सकते हैं कि 3.5 से फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है, मींस 25% हमारा जो डेटा है ना, 25% ऑफ द डेटा 3.5 के बराबर है और 3.5 से छोटा है, लेस देन इक्वल्स टू 3.5। ये एक बहुत अच्छी काम की इंफॉर्मेशन निकल आई इससे, तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू से मेरे पास। समझ आया इसका कॉन्सेप्ट क्या है? यस सर। बस इक्वल पार्ट्स इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जितने पार्ट्स में आपने तोड़ना है, और फिर जितने जो भी आपके पास फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वार्टाइल निकले हैं उनकी वैल्यू देखनी है। उस वैल्यू से आप ये अजम्पशन बता सकते हैं assumption कि इससे नीचे और इसके बराबर कितनी वैल्यूज है। बिल्कुल यहाँ पर भी यही काम हुआ जो हमने डेटा सेट निकाला है। अच्छा, जैसे ग्लूकोज का यहाँ पर 25% 99 है, इसका मतलब क्या होगा? अब हम इससे थोड़ी सी इन्फ्रेंस करके निकालते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से, तो बताएं क्या निकलेगा इसमें, क्या बताना चाह रहे हैं? ये पेशेंट्स का डेटा सेट है बेसिकली, और इसमें ग्लूकोज के लेवल बताए हुए हैं, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंडिविजुअल पेशेंट के कितना है। तो 25% से मुराद यहाँ पे हम फर्स्ट क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 99 की बात? एनीवन? 25% लोगों में ग्लूकोज के लेवल ये होंगे। 99 होगा 25% के अंदर? 99 होगा या लेस देन 99 होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये 99 होगा या फिर लेस देन 99 होगा। कहा आप कुछ बोल नहीं रहे इसमें क्लास में, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? चलो 50%, 50% है तो सेकंड क्वार्टाइल, इसका मतलब ये हुआ कि 117 से लेस देन एंड 117 के बराबर हमारे पास ऐसे पेशेंट है जो 50% की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है हमारे पास। 75 के अंदर हमारे पास 140 आ गया। अच्छा, सिर्फ 25 फिर हम आगे जा सकते हैं मजीद। ये तो डिस्क्राइब का एक पर्टिकुलर एक ही रीजन तक के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही देता है, तमाम वैल्यूज नहीं देता। हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं चाहूँ पता करना कि मेरी 95% ऑफ द वैल्यूज किससे छोटी है किसके बराबर है, ठीक है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, वो नीचे एक मैं मेथड से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी इम्प्यूटेशन देखते हैं यहाँ पे। हाँ, इम्प्यूटेशन से मुराद हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज थी, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास ग्लूकोज में है ना, जहाँ पर वो मिसिंग थी, एक्चुअल में तो वो मिसिंग थी, लेकिन वहाँ पर वो 0 से डिनोट हुई थी। ब्लड प्रेशर में स्किन थिकनेस, इंसुलिन एंड बीएमआई। बीएमआई स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो ये सब एक्चुअल में तो मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज हुई भी थी, इसलिए उसको जब हमने इन्फो किया था आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया था, ठीक है। ये वाली चीज़ भी आप लोगों को चेक करनी होती है जब डेटा एक्सप्लोरेशन की बात आती है, ठीक है। हमने सिंपल क्या किया, उन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे लॉग के फंक्शन से किया, बुलियन में क्या कंडीशन है कि तमाम पोजीशन जहाँ पे ग्लूकोज की वैल्यू 0.0 है, एंड हमने कॉलम सेलेक्ट किया ग्लूकोज का, वहाँ पे नैन करते हैं, np.na नॉट अ नंबर, ताकि वो मिसिंग आ जाए। अब देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे 0 था बेसिकली, अब वहाँ पे वो मिसिंग वैल्यू शो कर रहा है कि वहाँ मिसिंग है वैल्यूज। अब इम्प्यूटेशन से मुराद ये है कि जहाँ पर आपके पास मिसिंग वैल्यूज हों, आपको उन्हें फिल करना है किसी ना किसी मेथड के। अब वो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हैं तो आप उनको मीन, मीडियन, मॉड से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर आपके पास इसमें डिपेंड करता है प्रॉब्लम कैसी है, और उस हिसाब से आप देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं मेन को इम्प्यूटेशन के लिए। मैंने यहाँ पे एक लूप लिखा है जिसके अंदर लूप के अंदर सारे फीचर्स जिनमें मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं वो लिए हैं,
और उनके लूप थ्रू किया है इसके अंदर, और इसमें क्या किया इंडिविजुअल फीचर, उस पर्टिकुलर फीचर को उठाया। फिल एन ए का जो मेथड है वो करता क्या है कि तमाम वो पोजीशन जहाँ पे नॉट अ नंबर है, एन ए एन, वहां पर आप फिल कर दो वैल्यूज। किससे फिल करनी है यहाँ पे हमने? मीन मीन से, बिल्कुल हमने मीन से फिल करनी है। यहाँ पे ग्लूकोज आएगा सबसे पहले, ग्लूकोज के अंदर जहाँ पर तमाम वो वैल्यूज जहाँ पर मिसिंग होंगी, ग्लूकोज वाले कॉलम का मीन निकालना और वैल्यू को तमाम मिसिंग वैल्यूज की जगह पे रख दें। ये आ गया, अब हमारे पास क्या हो गया, इम्प्यूटेशन आ गई और सारी चीजें गायब। ये इन्फो अगेन, आउटलायर डिटेक्शन। आउटलायर बेसिकली सब एक वैसा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये कहना चाहिए कि क्लासेस में हम लोग ये देखते हैं ना, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के अंदर हम देखते हैं कि क्लासेस के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, या आप जॉब सेक्टर के अंदर, या फिर कई ऐसे आप अपने लाइफ के अंदर ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप होते हैं, वो आम लोगों से बड़े हटके होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, आउटलायर्स जिसमें हम वर्ड यूज कर जाते हैं कि यार ये तो आउटलायर है। तो ये डेटा के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट होता है, और डेटा के अंदर किस तरीके से वो डेटा पॉइंट्स जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन से हट के एक नेचर आ रही हो उनकी, तो वो बेसिकली वो डेटा पॉइंट आपके पास आउटलायर होता है। अभी वेदर कैसा है? वेदर कैसा है आजकल? हॉट। वेदर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि पिछले कई सालों से अप्रैल से लेके सितंबर तक के अंदर का डेटा जो आ रहा है वेदर का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हॉट है। किसी किस्म का क्लाइमेट चेंज होता है और अप्रैल के अंदर मेरे पास वो कोल्ड वेदर हो जाता है, ठीक है। तो कई सालों के बाद ये जो एक एनॉमली जो आई है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक आपके पास डिस्टर्बिंग चीज़ हुई, ये हमारे पास पूरे उन तमाम डेटा पॉइंट में एक आउटलायर कहलाएगा। ये एक अलग ही इसने नेचर और एक बिहेवियर शो किया है तमाम के अंदर। आउटलायर का कॉन्सेप्ट आया वैसे समझ आप लोग? यस सर। बाकी सबको भी आ रहा है? इतने सारे लोग हैं यार, एक ही बंदा बोल रहा है। चैट में भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है। जी आ रहा है। अच्छा, ये लास्ट टाइम बॉक्स प्लॉट उसमें ड्रॉ किया था लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉपर आ रहा है। हमने बॉडी मास इंडेक्स का बॉक्स प्लॉट निकाला है और इससे हमने यूज किया है, लेकिन यार इसकी स्टैटिस्टिक्स भी बतानी चाहिए आप लोगों को, मज़ा नहीं आएगा। स्टैट्स ही नहीं तो फिर क्या फायदा, ठीक है। हमने यहाँ ड्रॉ किया, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का। मैं यहाँ फॉर्मूला वैसे, हमने क्वार्टाइल तो पता लग गया कि हमारे पास क्वार्टाइल होता क्या है, ठीक है। क्वार्टाइल एक ऐसी वैल्यू जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करे डेटा को कितने पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में, सही है। ये क्वार्टाइल हो गया। अब मेरे पास ये बेसिकली 3 वैल्यूज होंगी, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में से 3 कट लगाने पड़ेंगे ना कि पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी 4 हिस्सों में टूट जाए। फिर हमारे पास, हम इसको डिनोट कर दें Q1, Q2 एंड Q3 से। अब मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज और IQR। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब ये होता है Q3 माइनस Q1। अच्छा, मुझे ये बताएं कि Q1 कितने परसेंटेज ऑफ डेटा को यूटिलाइज कर रहा होगा? वो स्टूडेंट बताए जो अभी तक खामोश था। मैं रैंडमली पूछता हूँ ना यार। हसन आप बताएं। हसन नाम है मेरे ख्याल से। या फिर हम ना, आप बता दें कि Q1 किसको डिनोट कर रहा है,
कितनी परसेंटेज की डेटा? Sir, 25%. 25%. एंड Q2 50%. 50%, 75%, 75. जब मैं Q3 माइनस Q2 करूंगा क्या आंसर आएगा मेरे पास? Q1 करूंगा 50%. बस। बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। 50% डेटा। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज बेसिकली मेरे पास क्या कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे क्या ला के दे रही है? 50% डेटा। ये रेंज मुझे ये डिफाइन कर रही है कि 50% डेटा कितना है मेरा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करें। अब बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले जो येलो लाइन दिख रही है ना आपको, ये मीडियन है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वो 50% ऑफ डेटा है आपका। मीडियन ड्रॉ हुआ और ये 50% डेटा है आपका कंप्लीट। तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो मेनली 50% डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक लाइक हो रहा है। आई गेस 28 से लेके 38 तक के दरम्यान में आपका BMI का लाई कर रहा है 50% ऑफ द डेटा। ठीक है, इस रेंज से। लेकिन इसका अब ये जो एक लाइन आ गई, ये क्या है? फॉर्मूला इसका ये है कुछ के 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। ठीक है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी होता है। नेगेटिव साइड पे भी 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। अब ये जितनी भी रेंज की वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 38 आ रही थी, इसने 1.5 से पॉजिटिव पे मल्टीप्लाई किया तो हम और आगे निकल गए। ठीक है, हम लोग नेगेटिव साइड पे और आगे निकल गए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 50% ऑफ द डेटा आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ठीक है, बॉक्स प्लॉट का दिखाने के लिए ये रहा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई मुझसे, ये मैं दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? Q1 माइनस एंड Q3 प्लस। ये आपके पास कितना डेटा था? कितना है ये डिस्ट्रीब्यूशन में, कितना डेटा मौजूद है? 50%. 50% से आपने 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, देन Q3 उसमें प्लस करना है, देन आपके पास वो एक पर्टिकुलर, आप थोड़ा और स्टेप में आगे बढ़ जाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वैसे, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करने के लिए, ताकि हम आउटलायर डिटेक्ट कर सकें। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अब इन दोनों रेंज के अलावा जो वैल्यूज़ आएंगी, ये देख रहे हैं आप, कुछ वैल्यूज़ हैं जो इस रीजन, इस पूरे रीजन से ही बाहर लाई कर रहे हैं। देख रहे हैं? Yes. ठीक है, ये हैं आउटलायर्स, दीज आर आउटलायर्स। ये एक डिटेक्शन की टेक्निक है जिसके अंदर आप पता कर सकते हैं कि आउटलायर्स किस तरीके से हैं। मैंने आप लोगों को ऊपर अभी स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाई है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन से आप लोग लिख लें। कॉन्सेप्ट होता है जी स्कोर एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। जी स्कोर भी पढ़ लेंगे तो आपको उसके अंदर है ना पता लग जाएगा कि आउटलायर डिटेक्शन जी स्कोर के थ्रू कैसे करते हैं। वो एक और टेक्निक है, एक्सप्लोरेशन आप करना चाहते हो। ये अगर बात समझ आ गई तो मैं आगे मूव करता हूँ। ये क्लियर है कंप्लीटली सबको? यस, क्लियर है। Yes. ये सिंपल हमने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है, हिस्टोग्राम प्लॉट ड्रॉ किया है जो कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बता देता है पूरे डेटा की। हिस्टोग्राम से भी वैसे देखें आप आउटलायर डिटेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से। कर सकते नहीं कर सकते वैसे? Yes. कैसे कर सकते हैं जो कह रहे हैं? यस, सर अगर एक दूर की वैल्यू पे से बहुत कम नंबर ऑफ टाइम अगर कर दिए तो आउटलायर बन गया। बिल्कुल। दूर की वैल्यू यहाँ पे आप देखें, ये बहुत कम टाइम अगर कर दिए तो इसलिए ये आउटलायर बन गया। आपको अंदाजा हो सकता है कि ये आउटलायर है। ठीक है, ब्लड प्रेशर 120 तक जाना, बहुत गुस्से वाला इंसान है अक्सर इसमें। ठीक है, क्वार्टाइल में ऊपर बता चुका हूँ वैसे। ठीक है, कि आप मल्टीपल पार्ट्स में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा। सेकंड, ये बस मैंने ऊपर एक बात की थी
कि अब लाजमी नहीं है हमें सिर्फ 75% ऑफ द डेटा की वैल्यू चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जो मेरे 95% को डिफाइन कर रहा हो, तो यहाँ पे हमने सिंपल वो पॉइंट, वो वैल्यू जिसको हमने बताना है कि उसका कितना परसेंटेज ऑफ द वैल्यू डिफाइन करने के लिए हमने सिंपल एक क्वांटाइल का मेथड लिखना है, कॉल करना है डॉट लगा के, उसमें वो परसेंटेज बतानी है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 57%। अब इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? कोई और एक सेकंड मैं चूज करता हूँ किससे पूछना है। ये है सैयदा नाफिया, आप बताएं इसका मतलब क्या है इस वैल्यू का? सर रिपीट करेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास, मैंने कहा था ऊपर के क्वांटाइल्स बेसिकली वैल्यूज की बताते हैं, कट लगा के बताते हैं कि इतने परसेंटेज लाई करता है इस वैल्यू से नीचे, ठीक है। जब मैंने BAMI के ऊपर एक मेथड कॉल किया क्वांटाइल और उसमें सेंड किया 57% ऑफ द डेटा, तो 50 ये 33.2 इसने मुझे रिजल्ट में रिटर्न करके दी वैल्यू। ये 33.2 में क्या डिफाइन कर रही है? मतलब 57% पे जो लोग होंगे उनका 33 होगा। किस, इसको इस तरीके से थोड़ा सा और मैं एडिट करें, 57% ये 32.2 का मतलब ये हो गया कि इससे नीचे एन इसके बराबर दोनों 57% जो है पीपल की, वो BMI इंडेक्स जो है 32 से लेस है, 32 के बराबर, इसके 33 के बराबर है। अब कोई और लास्ट टाइम में इसका पूछते हैं, अब कोई और बताए। मोहम्मद उसामा अली, जी। ये बताया ये मैंने इसमें पास किया 95, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 95% डेटा जो है हमारा वो 44.39 के इक्वल है या उससे लेस देन होगा। अच्छा वैसे जैसे हम लोग सिंपल, हमने एक तो ड्रॉ की थी ऊपर बॉक्स प्लॉट, इससे हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि हमारे पास क्या है। लेकिन आपको मैं बताऊं, इससे इससे भी आप आउटलायर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने, मैं अगर 80% पे जाता हूँ 37 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 97 पे 90 पे लेके जाता हूँ 40 आ रहा है, 97 पे 46, 99 पे, हमारे पास इंडेक्स या आउटलायर कितने थे इसके हिसाब से कितना था? 50 से अबव वाले। देख रहे हैं ये जो है सिलसिला, ये आपको अंदाजन बता देगा। ये देखें 61, 99%, 98 पे आपके पास 30 के अंदर 40 के अंदर वैल्यू चल रही थी, 99.99 के अंदर आपके पास 61। तो आप इस वैल्यू से भी जज कर सकते हैं, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है अगर करना चाहें तो, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं यार पहले इससे इसमें। अच्छा, पहले मैं कोवेरिएंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम कोरिलेशन पे आएंगे। इसमें मैंने इसमें फॉर्मूलाज लिखे नहीं वो पूरे, ठीक है। कोवेरिएंस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ये सामने आपको नजर आ रहा है, पॉपुलेशन और सैंपल लिखा हुआ है, लेकिन हम अभी सिंपल एज्यूम करते हैं पॉपुलेशन वाला। हर एक हमने पहले तो निकालना होता है हर डेटा पॉइंट का मीन, ठीक है। आइदर एक्स और वाई जो भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं जिनका हमने आपस में रिलेशनशिप, लास्ट टाइम मैंने को रिलेशन डिस्कस किया था ना, ये कोवेरिएंस है। रिलेशनशिप हम लोगों ने निकालना है दो वेरिएबल्स का, मीन कैलकुलेट किया दोनों का, और हर एक इंडिविजुअल पॉइंट में से माइनस करके समीशन देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है? ये आपको बताता है कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ है, सही है।
ये आपकी बताता है कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ है डेटा की, आइदर पॉजिटिव आइदर, ये इमेज बहुत अच्छा शो करेगी आपको। देख रहे हैं लार्ज नेगेटिव कोवेरिएंस, लार्ज पॉजिटिव कोवेरिएंस, सही है। अच्छा तलाल, ये ज़रा कोवेरिएंस और रिग्रेशन से जो हमें निकलता है कोरिलेशन, इसके बीच में जो है ना कंफ्यूजन हो जाएगी आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को, तो ये ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्या मैं एक सेकंड समझाने बात आपकी, कोरिलेशन और कोवेरिएंस के बीच में जो है ना डिफरेंस वो मैं क्लियर कर रहा जज हूँ, करना जो है, हाँ वो काफ़ी मैं, कुछ लोगों के लिए इशू होता है। हाँ वो मैं करता हूँ, वो वाली बात। कोवेरिएंस के अंदर मैंने एक बात की थी, सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्शन से रिलेट करता है कि आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ कोवेरिएंस ये बात बताती है डायरेक्शन की। लेकिन जब हम कोरिलेशन पे आते हैं तो इसका देखें आप फॉर्मूला डिफरेंट है। एक सेकंड मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आया। ओके, तो हम कोवेरिएंस के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें मैंने कहा कि कोवेरिएंस की वैल्यू सिंपल आपको ये जज करने में काम में आती है कि अगर आपको ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो पॉजिटिव साइड पे जा रही है या नेगेटिव साइड पे है, ठीक है, वेरिएंस कोवेरिएंस की वैल्यू। लेकिन जब हम बात करते हैं कोरिलेशन की, कोरिलेशन का आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला भी डिफरेंट है, दोनों का फॉर्मूला में डिफरेंस बहुत है। इसमें आप ये देखें, इसमें मीन और डिवाइडेड पर, लेकिन यहाँ पे डिवाइड जो हो रहा है वो बेसिकली अंडर रूट में हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है, कम्प्लीटली, और उनका स्क्वायर है। अब ये जो अंडर रूट में नीचे इन्होंने वैल्यू लगाई है, ये बेसिकली इसकी इंट्यूशन में आपको बताऊं, इससे क्या हो रहा है, इससे हमें ये जज करने में आसानी हो रही है कि हमने डायरेक्शन तो निकाल ली थी कोवेरिएंस से कि आइदर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड पे है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, पूरा फैला हुआ डेटा सेट। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन फॉर एग्जांपल पॉजिटिव साइड पे, तो मुझे कोई काइंडली ये बताए कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो कोरिलेशन ने ये मसला हल किया, उसकी इंटेंसिटी बता दी हमें कोरिलेशन की वैल्यू ने, हमारे पास उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है। अच्छा, ये -1 से 1 के दरमियान दोनों कोवेरिएंस और कोरिलेशन लाई करता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दोनों का फॉर्मूला और जो मैंने बात की है डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी वाली, वो याद रखिए। कोवेरिएंस सिर्फ डायरेक्शन है, कोरिलेशन डायरेक्शन प्लस इंटेंसिटी है कि कितना इंटेंस रिलेशनशिप मौजूद है दो वेरिएबल्स के दरम्यान में, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने क्लास में बात की थी कि अगर 7.5 से आपका अबव हो कोरिलेशन, तो इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशन। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप होता है उसका दो वेरिएबल्स के दरम्यान का। लेकिन अगर 0.75 मेरे पास कोवेरिएंस हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? मे बी स्लो। दोबारा बोले, कोई और बताते हैं। 0.75 का बोला ना आपने? जी जी जी, 0.75 अगर मेरे पास कोवेरिएंस हो। सर कोवेरिएंस तो कुछ भी ये बताएगा कि लीनियर आगे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोल रहा हूँ, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ इंटेंसिटी पता नहीं रहेगी पर। हमें सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ, इसके अंदर डायरेक्शन पॉजिटिव साइड पर सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। इंटेंसिटी नहीं बता रहा कि कितना ज़्यादा पॉजिटिवली ये है, लेकिन हमें बता देगा कि ये डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव है, कोवेरिएंस बेसिकली। ये अभी सिर्फ इसकी इंट्यूशन है इसके जहन में ना, ये डिफरेंस, क्योंकि इसमें अक्सर लोग स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, और शुरू शुरू में मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना कॉन्सेप्ट ऐसा है डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी की वजह से, ठीक है। कोरिलेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं कुछ। अच्छा यहाँ पे हमारे पास हर एक वेरिएबल से कोरिलेशन निकल के आ गया, ठीक है, हर एक कॉलम के साथ कोरिलेशन निकला है, ठीक है। हमने इसको एक सी बॉन्ड में प्लॉट होता है हीट मैप, उसके थ्रू हमने प्लॉट करके देख लिया, ठीक है।
अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ही जगह पे नेगेटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो हमारे पास रिलेशनशिप डिफाइन हुआ हुआ है कि कितना ज़्यादा रिलेशनशिप है। ठीक है, ये देखें 50% है इसका रिलेशनशिप, किसका, ग्लूकोज का किसके साथ है, 49 है। ग्लूकोज का है हमारे पास, ये कौन सा पॉइंट है, आउटकम, ठीक है, 54 है इन दो कॉलम्स का। तो अब ये सारी चीज़ें हमें ये सिंपल, इससे हम जज क्या कर सकते हैं, इसको हम इससे ना बहुत सारी चीज़ें जज की जा सकती हैं। एक तो मैंने कोरिलेशन से ही बताया, लीनियर रिलेशनशिप पता लग जाएगा। एक ये भी फीचर इम्पोर्टेंस की बात है। अब चूंकि हम मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली मॉडल ट्रेन करते हैं, तो मॉडल ट्रेनिंग में लाजमी नहीं है कि हर एक फीचर से मुराद मेरी कॉलम, हर एक कॉलम इम्पोर्टेंट हो मॉडल बिल्डिंग के अंदर, या किसी किस्म की वैल्यू एडिशन कर रहा होगा, तो उसके बारे में कि कोई कॉलम हमारे पास कितना फ़ायदेमंद रहेगा मॉडल बिल्ड करने के लिए, तो वहाँ उस फीचर की, उस पर्टिकुलर कॉलम के हवाले से भी हम जज कर सकते हैं कोरिलेशन की वैल्यू से। कोरिलेशन की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो हम उससे जज कर लेंगे कि हाँ, ये हमारे मॉडल के अंदर यूज़फुल रहेगा ये पर्टिकुलर फीचर। ठीक है, अब देखें कोरिलेशन के कितने सारे बेनिफिट्स निकल आए। एक सिंपल ये नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन, इसके अलावा फीचर की इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं कि ये फीचर मॉडल बिल्डिंग के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? जी क्लियर है। स्टैंडर्ड स्केलिंग, अभी ये कुछ स्केलिंग के कॉन्सेप्ट हैं। अब देखें, कुछ हम आगे चल के कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास है ना डिस्टेंस के थ्रू हम मेजर करते हैं चीज़ों को। अभी हम चलें उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, हम सिंपल ये बात करते हैं कि हमारे पास डेटा के, जो हमारे पास पूरा डेटा होता है ना, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि सारी वैल्यू जो है ना -1 से 1 के दरमियान में आना मेन टारगेट ये। ठीक है, -1 से 1 के दरमियान में। अब चाहे वैल्यू आपके पास ऐसी हो 49 से लेके 1000 की रेंज में हो, लेकिन हमें उसको किस रेंज में लाना है, -1 to -1 के दरमियान। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, जो टेक्निक है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड स्केलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसके अंदर सिंपल हर एक फॉर्मूला ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मीन्स आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी उस पर्टिकुलर कॉलम की, एंड मीन कैलकुलेट करना, हर पॉइंट के अंदर से मीन में से माइनस किया, देन डिवाइड बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले के अंदर इतना कमाल है इसके अंदर कि ये पूरे डेटा को -1 to 1 की रेंज में कन्वर्ट करके सेट कर देता है। इसकी एक लाइब्रेरी भी हमारे पास मौजूद है, स्टैंडर्ड स्केलर प्री प्रोसेसिंग के अंदर। ये मैंने लाइब्रेरी स्केलर की इंपोर्ट की है। इसका फंक्शन है फिट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आपने फिट करना है मॉडल के अंदर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हम इसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रेंज के अंदर, तो हम लोग फिट ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज करेंगे। मैंने इसको ब्लड प्रेशर के कॉलम एक वैल्यू के अंदर स्टोर कर लिया। अब इसके हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अब देख रहे हैं ये नेगेटिव के अंदर आ गया है, इसने सारी रेंज जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर, ये 1 टाइप की रेंज के अंदर लेकर आ गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देख रहे हैं आप। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन इसने, अच्छा इसका एक कमाल और होता है, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर देता है हमारे पास।
ठीक है, आपको यहाँ पर आप लोग कोई सवाल तो कर सकता था मुझसे किसी का, लेकिन वो सवाल नहीं आया मेरे पास। वैसे मैंने ऊपर कोई एक बात बोली थी, लेकिन उसके ऊपर सवाल नहीं किया। यहाँ पे देखें -4 भी आ रहा है और +4 भी आ रहा है, और मैंने ऊपर कोई बात बोली थी। बोले सिर्फ स्केलिंग हुई है ना यहाँ पे तो। स्केलिंग हुई है, लेकिन मैंने ऊपर एक बात कह दी थी, ठीक है, -1 to 1। जी सर, रेंज आपने बोला था कि -1 से 1 तक की होगी सर। बाकी स्टैंडर्डाइजेशन, हमारे पास आउटलाइर्स हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूं, स्टैंडर्डाइजेशन, ये जो फॉर्मूला है ना स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ये -1 to 1 की रेंज में तो कर रहा है, लेकिन इसका एक और कॉन्सेप्ट है, ये आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करता है आपके पूरे डेटा सेट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में मीन 0, पूरे डेटा का मीन 0 कर देता है, और जो उसके स्टैंड डेविएशन होती है वो 1 होती है। अब ये देखें आप, यहाँ पे मेरे पास जो मीन है ना इस पूरे पॉइंट का, वो 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, कि हर एक 1 के बाद हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव। सही है, तो इसने नॉर्मलाइज कर दिया पूरे डेटा को, और सही है, बात समझ आई कि इसने नॉर्मलाइज करने से मुराद क्या है। मीन किया 0, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे का कन्वर्ट कर दिया 1। अब वो जो पूरी हमारे पास डेटा सेट था वो 0 और 1 के दरम्यान में आ गया, 0 और उसके अंदर आ गया, सॉरी, नेगेटिव और पॉजिटिव में आ गया, लेकिन वो इतनी इंक्रीजिंग वैल्यूज में नहीं जाएगा जैसे हमारे पास थी कि 1000, 400, 500, उसने उसको स्केल कर दिया सारी वैल्यूज। और इसकी क्या बेनिफिट होते हैं आप आगे पता लगेगा आपको जब मॉडल बिल्डिंग में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, तो मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है सबको? या कोई कंफ्यूजन है? जी क्लियर है। सबको क्लियर है ना? वैसे मुझे सिर्फ हबीब और उसामा की आवाज़ें आ रही, इसके अलावा कोई क्लास में नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे एक्टिव। क्लियर है क्लियर। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास एक और स्केलिंग की टेक्निक है, इसको कहते हैं हम मिन मैक्स स्केलिंग। मिन मैक्स स्केलिंग क्या करती है, आपके पास अगेन एक रेंज है 0 to 1 डिफाइन करती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ मैंने गिवन है, हर डेटा पॉइंट में से मिनिमम माइनस करें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वैल्यू जो आएगी उसको डिवाइड करना ऊपर वाले का, तो एक नया डेटा पॉइंट आता है। इसका sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग के अंदर ये लाइब्रेरी मौजूद है मिनमैक्स स्केलर की। इसको इंपोर्ट किया, जिस पर्टिकुलर कॉलम पे मैंने इसको अप्लाई करना है उस पर फिट ट्रांसफॉर्म एंड दैट कॉलम, तो उस कॉलम को पास कर दिया। और अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हमारे, ये इसने कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इसने किस में ड्रॉ कर दिया, 0 से 1 की रेंज में। अब चाहे वो किसी भी टाइप का हो, जैसे कि हम शो कर सकते हैं ऊपर से, हाँ ठीक है, ड्रॉ करके देख लेते हैं DF MI। ये देखें 20 से 60 के दरम्यान दी वैल्यू, लेकिन अब इसने इसको क्या किया, 0 to 1 की रेंज में ले आए। ये अब इसका कमाल ये है कि इस तमाम उनको वैल्यूज को 0 to 1 के रेंज के अंदर लेकर आ जाता है। अच्छा, इन दोनों सर, टेक इसका क्या फायदा? क्या चीज, हाँ बोले बोले, सर, इसका फायदा क्या होगा? फायदा क्या होता है इसका? फायदा ये है, देखिए मशीन लर्निंग के मॉडल जो हैं वो नंबर के ऊपर हमेशा काम करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज में हमारे पास काम कर रहे होते हैं ना मशीन लर्निंग मॉडल। तो हम लोग मॉडल्स के अंदर जो वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं उनको क्यों ना इस तरीके की वैल्यूज यूज की जाएं जो हमारे पास हायर एक्यूरेसी लेकर आए। अब जब हम बात करते हैं इनकी कि BMI का जो रेंज है वो डिफरेंट है और सेकंड की डिफरेंट है, क्या कहते हैं हम दूसरे कॉलम ब्लड प्रेशर की डिफरेंट है, लेकिन अगर हम इनको किसी तरीके से एक इमेज के अंदर एक ही रेंज के अंदर ले आए
इससे क्या होता है कि मशीन लर्निंग के हमारे मॉडल जो हैं अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं इनके ऊपर और एक्यूरेसी अच्छी लेके आते हैं। सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट्स के हवाले से मैं बात करता हूँ। ये जब हमने इसको 0 से 1 की रेंज में डिफाइन किया ना, तो आपको मैं बताऊं कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जितनी भी होती है ना, फ्लोट्स के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज होती है, मशीन लर्निंग के मॉडल इंटीजर के बजाय फ्लोटिंग पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इक्वेशन ये पीछे मॉडल के पीछे बैकएंड पे है तो एक इक्वेशन। क्लियर हुई ये बात? जी सर। देखिए फॉर एग्जांपल हमने अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है 2 पॉइंट्स के दरम्यान में, मैंने बोला कि हेलो जी, तो मैंने अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस हर एक का वैल्यू डिफरेंट है, किसी की 60s के अंदर रेंज लाया कर रही है, किसी की 1000 में, तो ये बहुत मैसी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि सबको पहले एक स्केल करता हूँ और फिर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ दो पॉइंट्स के दरम्यान का, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये डिस्टेंस बेस्ड के एल्गोरिथम बहुत सारे हैं मशीन लर्निंग के अंदर, अभी वो आगे आप देखते जाएंगे। ये सब क्लियर है आज? सब जी क्लियर। कुछ क्लियर है हर एक बंदे को? चैट में बोल सकते हैं या सब हाथ उठा सकते हैं? यार सर मुझे इस- एक